हेलो बच्चों, मैं पीके शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले 10th क्लास के राजस्थान बोर्ड के जो विद्यार्थी है उनके लिए ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपको इस साल 2021-22 के सेशन में पढ़ने हैं वो देखिए। तो चूँकि एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो चुका है, इस वजह से हमें इस साल जो हमारे टॉपिक्स है वो ये रहेंगे ग्रामर में पढ़ने के लिए। तो टेंसेज रहेंगे अपने, ये 4 नंबर के आएंगे। पैसिव वॉइस 2 नंबर की रहेगी। इंडायरेक्ट स्पीच 4 नंबर के आएंगे। मॉडल्स 2 नंबर की रहेगी और क्लॉजेस 3 नंबर के रहेंगे। इस तरह से ओवरऑल 15 नंबर की अपने को ग्रामर इस साल कवर करनी है। तो आज से अपन ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और ये अपना पहला वीडियो लेक्चर ग्रामर का होएगा। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कंप्लीट ग्रामर का और साथ ही बेस तैयार करेंगे अपन। टेंसेज पढ़ने से पहले आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको टेंसेज समझ में नहीं आएंगे। और एक एक बात जो है, एक एक पॉइंट जो है उसको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, तब जा करके आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेटअप हो पाएगी। क्योंकि इंग्लिश एक रूल से दूसरा रूल ऑटोमेटिक लिंक रहता है। इसलिए अगर आपको पहला रूल अच्छे से याद नहीं है, पिछली चीज़ें अच्छे से याद नहीं है, तो आने वाली चीज़ें आपको समझ में कम आएगी। इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए और जितना जो कुछ पढ़ा दिया जाए उसका बार बार वीडियोज़ के माध्यम से रिवाइज करते रहिए। तो सबसे पहले ये तो सिलेबस हो गया। देखो डायग्राम से समझाऊंगा एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइए। हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले इंग्लिश, और इंग्लिश में भी अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर। तो पहली बात तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। तो इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर? सबसे पहली बात तो याद रखिए, इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा अगर पूछी जाए, पूछी तो नहीं जाती लेकिन एक जानकारी तौर पर बता देता हूँ परिभाषा क्या है। देखिए, किसी भी भाषा के ऐसे नियम जो वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को जोड़ना सिखाते हैं। किसी भी भाषा की, फिर से सुनिए, किसी भी भाषा के ऐसे नियम जो किसी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को जोड़ना सिखाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? ग्रामर। तो इंग्लिश में अपन इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहली बात तो ये सारे जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो कंटेंट लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। किसी भी भाषा के ऐसे नियम जो वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को जोड़ना सिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रामर कहलाते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर के जो फादर है, कौन है इंग्लिश ग्रामर का फादर? तो इंग्लिश ग्रामर के फादर है लिंडले मुरे। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है? लिंडले मुरे। तो ये तो इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन और उसके फादर कौन है ये हो गया। अब सबसे पहले इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के बारे में जानकारी बेसिक होनी चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। और कोई भी भाषा जो होती है उसकी अपनी क्या होती है? एक लिपि होती है, यानी एक स्क्रिप्ट होती है। लिपि या स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? तो किसी भी भाषा के जो अक्षर होते हैं ना, वर्ण, वर्ण जिनको बोलते हैं, उनकी जो बनावट होती है वो स्क्रिप्ट कहलाती है। जैसे ए ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, तो ये स्क्रिप्ट है। तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट के हिसाब से अक्षरों का बनावट निर्धारित किया गया। और इंग्लिश की स्क्रिप्ट है रोमन, या आप इसको लैटिन भी कह सकते हो। यानी कि अंग्रेजी भाषा की कंपटीशन लेवल पर आ जाता है प्रश्न कभी कभी। अंग्रेजी भाषा जो है उसकी जो लिपि है वो क्या है? रोमन या लैटिन। ठीक है ना। दूसरी बात, भाषा जो होती है, कोई भी भाषा है, उसका एक भाग और होता है जिसको बोली कहा जाता है, और बोली को अंग्रेजी में कहते हैं डायलेक्ट। क्या कहते हैं? डायलेक्ट। तो कोई भी भाषा है उसका एक हिस्सा, एक भाग और होता है जिसको डायलेक्ट कहा जाता है। और क्षेत्रीय आधार पर जो भाषा बोली जाती है वो डायलेक्ट की श्रेणी में आती है। और लैंग्वेज की तो वर्णमाला होती है, लैंग्वेज को तो लिखा जा सकता है लेकिन डायलेक्ट को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों पर इसकी बोली अलग अलग बदलती रहती है। आप जानते हैं क्षेत्रीय आधार पर गाँव में कोई कैसे बोलता है, अलग अलग गाँवों में गाँव की जो बोली होती है वो अलग अलग होती है। तो डायलेक्ट सिर्फ बोली जाती है, इसको लिखा नहीं जाता है, जबकि लैंग्वेज बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो हमारी इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, यानी अक्षरों की जो बनावट है, वो कौन सी है? रोमन या लैटिन। और प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी अपनी एक वर्णमाला होती है, क्योंकि वर्णों की बनावट को स्क्रिप्ट बोलते हैं। और जब वो स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो पूरी पूरी वर्णमाला तैयार हो गई, और वर्णमाला को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फ़ाबेट का कभी बहुवचन नहीं होता है। कोई आपसे पूछे अल्फ़ाबेट का प्लूरल बताइए, बहुवचन बताइए, तो अल्फ़ाबेट्स कभी मत बताना आप अल्फ़ाबेट ही बताना। अल्फ़ाबेट्स का मतलब तो भाषा हो जाती है।
तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ ध्यान रखिए आप। अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। यानी कि लेटर को क्या बोलते हैं? अक्षर या वर्ण। लेटर माना पत्र भी होता है, लेटर माना अक्षर या वर्ण भी होता है। अब आप देखिए 26 अक्षर हो गए। 26 अक्षरों का वर्गीकरण अगर देखें तो 5 जो लेटर्स होते हैं वो तो होते हैं स्वर, और स्वर को क्या बोलते हैं? बाउल्स। क्या बोलते हैं? बाउल्स। एक को तो बाउल बोलते हैं और एक से ज़्यादा है तो बाउल्स हो गया ना स्वर को। और 21 क्या होते हैं? 21 लेटर्स जो है वो होते हैं व्यंजन। और व्यंजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। एक होता है तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब स्वर और व्यंजन की परिभाषा पूछे, मान लो कि स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं, तो बहुत ही प्रैक्टिकल परिभाषा मैं आपको बताता हूँ कि यदि अक्षर को बोलते समय आपकी जीभ और आपके होंठ हिले नहीं, स्थिर रहे, तब तो वो स्वर है। और अगर आपकी जीभ या होंठ हिल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो व्यंजन है। तो जिन अक्षरों को बोलते समय जीभ और होंठ का प्रयोग नहीं होता है, स्वर कहलाते हैं। जिन अक्षरों को बोलते समय जीभ या होंठ का प्रयोग होता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बोल के देखिए 5 स्वर कौन कौन से हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। आप बोल के देखिए ए, न तो आपकी जीभ हिली, ना आपका होंठ हिला, न आपके होंठ मिले। ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपका किसी प्रकार का कोई मूवमेंट इसमें नहीं हुआ। लेकिन इनके अलावा आप किसी भी अक्षर को बोल के देखोगे तो आपका जो कंप्लीट माउथ है अंदर से वो मूवमेंट करने लगेगा। जैसे बी, बी में आपकी होंठ मिल गई। सी, तो आपकी हवा निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बाकी के लेटर्स को बोलते समय कहीं ना कहीं जीभ या होंठ का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इनको करते समय, इनको बोलते समय आपको प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल परिभाषा स्वर और व्यंजन की। तो इस तरह से 21 व्यंजन हो गए, 5 स्वर हो गए, ओवरऑल पूरी वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए? 26। ठीक है ना। एक बार फटाफट से मैं बता देता हूँ अपन ने अब तक क्या किया है। देखो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है? लिंडले मुरे, ठीक है ना। और इंग्लिश क्या है? वास्तव में एक भाषा है, और कोई भी भाषा है उसका एक भाग क्या होता है? बोली होती है, जिसको डायलेक्ट कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। तो डायलेक्ट को, बोली को केवल बोला जाता, लिखा नहीं जाता, क्योंकि इसकी कोई वर्णमाला फिक्स नहीं है। जबकि भाषा की क्या है? वर्णमाला होती है। अब वर्णमाला का निर्धारण किसके अनुसार किया गया? स्क्रिप्ट के अनुसार। तो अंग्रेजी की स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन या लैटिन। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26, जिसमें से 5 क्या होते हैं? स्वर। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। 21 क्या होते हैं? व्यंजन। जिन अक्षरों को बोलते समय जीभ और होंठ का प्रयोग नहीं होता है, स्वर कहलाते हैं। जिन अक्षरों को बोलते समय जीभ और होंठ का प्रयोग होता है, व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में एक सीक्वेंस चलता है कि अक्षर जो होते हैं, लेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अक्षर को जब सार्थक समूह होता है तो वो क्या बनाता है? शब्द बनाता है। यानी कि अक्षरों को सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। देखो मैं कोई अक्षर लिख के देता हूँ आपको, ओ, बाई, बी, तो इसकी कोई मीनिंग है? इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो क्या ये शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसी को इस तरह से जमा के लिखता बी ओ वाई, बॉय, बॉय यानी लड़का, तो इस अक्षरों के समूह का, जिसमें 3 अक्षर शामिल है, इस समूह का कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। तो जिस अक्षर के समूह का अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब आप देखिए सबसे पहले अक्षर मिलके क्या बनाते हैं? शब्द, यानी अक्षरों का सार्थक समूह शब्द। अब आपसे कोई पूछे कि अक्षर की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी भाषा की, याद रखिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? अक्षर कहलाती है। और अक्षरों को सार्थक समूह मिलकर क्या बनाता है? शब्द बनाता है। अब शब्द मिलके क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेज। फ्रेज आपके लिए नया शब्द होगा, आपको पता नहीं होगा फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। ये वाक्य का अंश होता है, वाक्य तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? वाक्य का अंश होता है, यानी वाक्य का भाग होता है। फ्रेज का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। जैसे कि ये मैंने कोई एक फ्रेज लिखी, इसको फ्रेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पूरे शब्द में 1 2 3 4 5 6 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसको मिलाकर के एक शब्द बनाया गया। ये होता है फ्रेज।
फ्रेज का पर्टिकुलर कोई अर्थ अलग से स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। फ्रेज एक वाक्य में एक से अधिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को फ्रेज कहा जाता है। और फ्रेज इंडिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि अपने अर्थ के लिए पूरे सेंटेंस पर डिपेंड रहती है, यानी कि अपना इसका पर्सनल अर्थ नहीं होता है। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, ये क्या हो गई, एक फ्रेज हो गई, ठीक है ना। और फ्रेज ये क्या शब्द का बड़ा रूप है फ्रेज, यानी कि एक से अधिक शब्द होती है वो फ्रेज के रूप में जाने जाते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद में आता है क्लॉज। उसके बाद क्या आता है, क्लॉज। और क्लॉज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। जैसे कि राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के बाद क्या होता है, उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, कुछ बातें उपराष्ट्रपति में निहित होती है। इसी प्रकार से क्लॉज का मतलब होता है, यह अलग पर्सनल टॉपिक दे रखा है आपका, लास्ट में अलग से समझाऊंगा। यहाँ पर आप इंट्रो के तौर पे इतना ध्यान रखिए कि क्लॉज जो होता है वो उपवाक्य होता है, और उप का मतलब भाग होता है, इसका मतलब वाक्य का भाग। तो इस वाक्य के भाग में और फ्रेज में क्या अंतर है, इस वाक्य के भाग में अलग से कर्ता होगा और उसकी अलग से वर्ब होगी उस कर्ता के अनुसार, जबकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसके साथ में वर्ब आए, जैसा ज़रूरी नहीं है। मैंने कह दिया आई लाइक द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर आप देखो आई लाइक, अगर मैं इसको ऐसे कह देता आई लाइक द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो आप देखो इसका न कोई कर्ता है आगे, यानी कि ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं है, नहीं इसकी कोई वर्ब है, इसकी कोई वर्ब नहीं है साथ में, इसका मतलब ये अलग से इसको क्लॉज का नाम आप नहीं दे सकते हो। जबकि क्लॉज में क्या होता है, इस वाक्य का भाग तो वो होता है, लेकिन वाक्य के उस भाग की साथ में क्या आती है, एक वर्ब आती है। क्लॉज का एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ जिससे स्पष्ट पता लगे फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है। फ्रेज जैसा कि मैंने अभी आपको लिखा, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे द किंग ऑफ नेपाल, ऐसे लिख दिया नेपाल का, तो द किंग ऑफ नेपाल ये क्या है, फ्रेज है, ठीक है ना। अब क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज देखिए, अब आप क्लॉज देखिए, आई टोल्ड राम दैट आई हैव पास्ट। ऐसे सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत मिलेंगे देखने को। अब आप देखिए इसका कर्ता आई है, इसकी वर्ब आई के अनुसार टोल्ड है ना, ये दैट कनेक्टिव है, इसका कर्ता आई है, इसके अनुसार क्रिया है हैव, ठीक है ना। तो आप देखो कि पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट वाक्य है। इस वाक्य के दो भाग है, इसका ये कर्ता है, इसकी ये वर्ब है, इसका ये कर्ता है, इसकी ये वर्ब है, ये क्या है, कंजंक्शन है, यानी कि योजक शब्द जोड़ने वाला है। तो यहाँ से और ये योजक शब्द तक का हिस्सा ये क्लॉज हो जाएगा, और यहाँ से और लास्ट का पास्ट है यहाँ तक का क्लॉज हो जाएगा। ये पास्ट नहीं होता है, याद रखिए, ये पास्ट जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, ये पास्ट होता है, ठीक है ना। आगे आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगा कि किस तरह से इसको उच्चारण के रूप में टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी सभी गलत करते हैं, जो पास्ट होता है इसका एक्चुअल उच्चारण, है ना। तो आप देखो ये भी क्लॉज है, यहाँ से ये भी क्लॉज, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होती है और क्लॉज क्या होता है। तो हमारा क्या चल रहा था, सबसे पहले लेटर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उससे मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, सार्थक समूह शब्द, अक्षरों का सार्थक समूह शब्द बनाता है। शब्द मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज मिलके क्या बनाती है, क्लॉज बनाती है एक तरह से, या फिर ऐसे मानो फ्रेज से बड़ी इकाई क्या है, क्लॉज है, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, सेंटेंस है, यानी कि वाक्य है। देखो कुछ बच्चे सेंटेंस की स्पेलिंग में SENTEN SE कर देते हैं, जो गलत है। क्या करनी है सेंटेंस की स्पेलिंग, SENTENC, ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, अक्षर। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाएगी, वाक्य। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो कंपटीशन लेवल पे भी काम आएगी और आपके बेस के लिए यहाँ भी ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब जब वाक्य की बात आ जाती है तो अगला हमारा डिस्कशन जो होगा वो होगा कि एक वाक्य में कितने शब्द होते हैं, उन शब्दों को किस नाम से जाना जाता है ग्रामर में, और उनका किस तरह से अध्ययन करना है, और सेंटेंस कैसे पढ़ने हैं, सेंटेंस कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि सेंटेंस ही मिलके तो क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं,
और पैराग्राफ मिलकर क्या बनते हैं, पैसेज बनते हैं। और पैसेज मिलकर के क्या है, फिर टेक्स्ट बुक का निर्माण करते हैं, यानी कि किताब का निर्माण करते हैं, किताबें मिलकर के ग्रंथों का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये विस्तार होता ही चला जाता है बड़े से बड़ा, ठीक है ना। तो अपने को ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, इनके डिटेल्स आने चाहिए, ग्रामर में इनका क्या महत्व है, क्या प्रयोग है, ये आने चाहिए, ताकि अब आसानी से जो हमारे चैप्टर्स के जो मूल टॉपिक चलेंगे ग्रामर के, वो अपन सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा जो कुछ मैंने अभी तक बताया है। मैं फिर से बता देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का एक हिस्सा डायलेक्ट, जिसको बोली बोलते हैं, वो होता है। बोली की कोई वर्णमाला नहीं होती है, जबकि भाषा की वर्णमाला होती है। इसलिए भाषा को लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है। और अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसकी स्क्रिप्ट है वो रोमन या लैटिन होती है। और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 21 व्यंजन होते हैं और 5 स्वर होते हैं। जिन अक्षरों को बोलते समय जीभ और होठ का प्रयोग नहीं करना पड़े वो स्वर कहलाते हैं, और जिन अक्षरों को बोलते समय जीभ या होठ का प्रयोग करना पड़े व्यंजन कहलाते हैं। 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, और 21 व्यंजन होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष अक्षर, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था लेटर की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द का बड़ा रूप फ्रेज होता है। फ्रेज का बड़ा रूप क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का ऐसा भाग जिसमें एक कर्ता है, एक उसकी वर्ब उसके अनुसार, जिसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे आगे अपन, वो होती है। उसके बाद में क्लॉज, फिर सेंटेंस सबसे बड़ा रूप होता है किसी भाषा का। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर और सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस होती है। अब सेंटेंस के अंदर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको ग्रामेटिकल रूप से क्या कहा जाता है, ग्रामर में किस नाम से जाना जाता है उनको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा अगला डिस्कशन क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द भेद, यानी कि शब्दों के प्रकार, यानी एक वाक्य में अलग अलग शब्द जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो अपने अपने नाम से अंग्रेजी ग्रामर में जाने जाते हैं। उन नामों को ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, आई एम ए टीचर, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। अब अपन अगर एक एक शब्द को उठा करके इसमें और उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करें, यानी ग्रामर की दृष्टि से देखें इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो वो सारे जो नाम है उनके उस पर्टिकुलर शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा। और सारे शब्दों के नामों को मिलके बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे देखिए, आई क्या होता है अंग्रेजी में, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन। एम क्या होती है इंग्लिश में, वर्ब होती है। ए क्या होता है इंग्लिश में, आर्टिकल होता है। और आर्टिकल क्या है, एक तरह से इस शब्द का काम कर रहा है, क्योंकि ए का मतलब होता है एक बात और बता देता हूँ आपको, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अक्षरों का सार्थक समूह जो अर्थ देता हो वही शब्द कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई शब्द ही नहीं है, ये तो अकेला ही रह गया। तो क्या ये शब्द कहलाएगा, फिर भी बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि आई भी तो अकेला है, फिर भी ये शब्द कहला रहा है। क्यों कहला रहा है, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षर ऐसे हैं जो अकेले यूज होने पर अपना अलग से अर्थ देते हैं, और वो है आई और ए। आई का मतलब मैं होता है, ए का मतलब एक होता है, इसलिए इन दोनों का शब्द के रूप में अर्थ निकलता है, इसलिए शब्द की श्रेणी में आते हैं। अन्यथा बाकी की जो वर्णमाला के अक्षर है उनका कोई पर्सनल अर्थ नहीं होता है, अलग से अर्थ नहीं होता है, इसलिए वो कोई शब्द नहीं कहलाते। लेकिन ये शब्द की श्रेणी में आते हैं, इसलिए शब्द कहलाएंगे। तो कोई पूछे कि ये एक अक्षर है फिर भी ये शब्द की श्रेणी में क्यों आता है, चूँकि इसका अर्थ है इसलिए, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें आप। तो आई एम ए टीचर, यहाँ पर एक क्या है, डिटर्मिनर है जिसको आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये टीचर क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है। तो ऐसे करके अपन ने देखा कि अलग अलग शब्द जो है वो यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे अलग अलग नाम के रूप में। तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी इंग्लिश में ओवरऑल समस्त शब्दों को ग्रामर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और वो टोटल कितने शब्द होते हैं इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। याद रखिए, कंपटीशन लेवल पे प्रश्न बहुत आता है, तो आप याद रखिए कि अंग्रेजी में कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। यानी कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो उन 8 नामों में से किसी न किसी नाम से जाने जाएंगे, अलग अलग शब्द, ठीक है। तो अंग्रेजी में कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। कौन कौन से, सबसे पहले बात करते हैं नाउन। तो पहला कौन सा है, नाउन। दूसरा कौन सा है, प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है, वर्ब। चौथा कौन सा है, एडजेक्टिव।
चौथा कौन सा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मत बोला करो इसको, एडजेक्टिव बोला करो। जे साइलेंट, डी साइलेंट इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव होता है। इसके बाद पांचवा कौन सा है? एडवर्ब। ये वर्ब नहीं होता है, वर्ब होता है, आर साइलेंट इसमें। इसके बाद में छठवा होता है कंजंक्शन। ये जंक्शन नहीं होता है, ये जंक्शन होता है, कंजंक्शन, ठीक है ना। आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए, आपकी बोलने की शैली भी ठीक होनी चाहिए आपके शब्दों की पहचान के साथ। इसके बाद में प्रपोजिशन। अगला कौन सा है? प्रपोजिशन। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में होता है इंटरजेक्शन। अब अपन इनके बारे में संक्षिप्त में सारगर्भित ढंग से जो हमारे टॉपिक्स को सरलता से समझा पाए, इस प्रकार से इतना ही अध्ययन हम इनका करेंगे। फुल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फुल डिटेल्स के लिए ये कंपटीशन लेवल की ग्रामर में आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पर फुल डिटेल्स में ये टॉपिक है। एसएससी में, बैंक में पूरे पार्ट्स पे स्पीच अलग से दे रखे, वहाँ डिटेल्स में आते पूछे जाते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ हमारी 10th इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके लिए इसमें से मैं आपको वही चीज़ें सेलेक्ट करके पढ़ाऊँगा जिससे हमारे बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाए और हमारे जो सारा सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का 10वीं क्लास का, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो एक एक टॉपिक को अपन उठाएंगे, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को, प्रपोजिशन को, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे सारे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस और उसके प्रकार, यानी कि वाक्य और उसके प्रकार कि किस तरह के वाक्य होते हैं और उनके प्रकार क्या है, कैसे पहचान होती है और कैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं उन वाक्यों की, और अंग्रेजी से वापस हिंदी कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। तब जा कर के हमारा बेस फुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब हम क्या पढ़ेंगे? टेंस। तो ये मेरा तरीका रहता है ग्रामर को सेट करने का, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत फटाफट समझ में आए। और अपन जितनी भी ग्रामर पढ़ेंगे अपन, उसमें एक रूल अगर अनुमान लगाया जाए तो कम से कम नहीं तो एक नियम 50 से 60 बार पूरे सेशन में पढ़ाते पढ़ाते एक नियम 50 से 60 बार बोलने में आ जाएगा। तो ऐसा सोचो, हर नियम 50 से 60 बार दोहराना हो जाएगा ऐसे पढ़ाते पढ़ाते, तो ग्रामर बिल्कुल टिप पे हो जाएगी याद, उंगली हो जाएगी याद। तो इसलिए वीडियोज़ को बहुत आसानी से, शांति से, ध्यान से ईयरफोन लगा कर सुना करिए, और पढ़ते समय बाह्य डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो, इसका ध्यान रखिए। ऑनलाइन टीचिंग में और ऑनलाइन स्टडी में दोनों में ही कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपका ध्यान उधर उधर है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ग्रामर के वीडियोस थोड़े थोड़े बड़े और लेंथी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से चीज़ें सरलता समझ में आएगी। तो सबसे पहले नाउन की अपन चर्चा करते हैं। देखो, नाउन जिसका हिंदी अनुवाद होता है संज्ञा। अब आपको पता नहीं है कि जब अगर आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ रखे हो तो नाम का पर्यायवाची होता है संज्ञा। जैसे बादल का पर्यायवाची होता है जलद और कमल का पर्यायवाची होता है जलज, है ना। ऐसे नाम का पर्यायवाची क्या होता है? संज्ञा। तो अगर मैं कह दूँ नाम को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही नाम कहते हैं, तो होगी पर्यायवाची सिंपल। यानी कि इस दुनिया में जिस किसी का भी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में जिसका नाम है वही क्या है? संज्ञा। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम ही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। तो गलत नहीं होगा, यानी कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब वाक्य में संज्ञा कहाँ प्रयुक्त होती है, कैसे काम आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आनी चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाक्य में आपको पता है, वाक्य के एलिमेंट्स भी आपको आने चाहिए। सबसे पहले वाक्य में क्या क्या होता है? कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, ये होते हैं। तो कर्ता के स्थान पर और कर्म के स्थान पर याद रखिए, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, कर्ता के स्थान पर और कर्म के स्थान पर, दो जगह इंग्लिश में कर्ता के स्थान पर और कर्म के स्थान पर दोनों जगह दो ही चीज़ आती है मोस्टली, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन का प्रयोग या तो वाक्य में कर्ता के स्थान पर होता है या कर्म के स्थान पर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि नाउन का प्रयोग कर्ता के स्थान पे किया जाता है वाक्य में, नाउन का प्रयोग कर्म के स्थान पे किया जाता है, तो बिल्कुल सही होगा। इसलिए अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्य में नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका पहला नियम तो यही हो गया कि वाक्य में नाउन का प्रयोग कर्ता के स्थान पर किया जा सकता है और कर्म के स्थान पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक जगह और कौन सी है जहाँ पर आप नाउन को प्रयुक्त कर सकते हो, वो भी देखिए। तो वाक्य में
नाउन के प्रयोग, यानी कि वाक्य में नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग किया सकती है ये। तो पहला है कर्ता के रूप में, वाक्य के कर्ता के रूप में। कैसे? जैसे आप देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इस एक नियम से, इस एक एग्जाम्पल से मैं आपको कर्ता के रूप में भी और कर्म के रूप में भी दोनों में समझा देता हूँ नाउन का प्रयोग। कैसे? देखिए, राम एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये कर्ता के स्थान पे जो प्रयुक्त किया गया है वो क्या है? नाउन है। ठीक है ना? इसी तरह एज एक वर्ब है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट भी क्या है? खेल का नाम है, और खेल का नाम शब्द आते समझ जाओ नाउन है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन है। अब वाक्य में कर्ता कहाँ पे आता है? क्रिया के पहले आता है, और कर्म कहाँ आता है? क्रिया के बाद आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नाउन कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हो गई और यहाँ पर नाउन कर्म के स्थान पर प्रयुक्त हो गई। सीधी सी बात है। तो इस तरह से वाक्य में नाउन का प्रयोग जो होता है वो कर्ता के स्थान पर भी होता है और कर्म के स्थान पर भी होता है। और एक जगह प्रयुक्त तो होता है वाक्य में नाउन, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसके रूप में? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट शब्द क्या होता है इसके बारे में देखिए। नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है ना, तो पूरक के रूप में संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है देखिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ, ये नहीं होता है, आ होता है ना, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आप देखिए इसमें आई यहाँ पर प्रोनाउन है, आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। अपन अध्ययन किसका कर रहे? नाउन का कर रहे। ठीक है ना? तो अपन नाउन का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपन नाउन का प्रयोग किस रूप में पढ़ रहे हैं? अपन कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला, यानी कि दिए गए कर्ता के अर्थ को पूरा करने वाला शब्द है वो पूरक कहलाता है। तो यहाँ पर टीचर नाउन है, इसमें कोई शक नहीं है, ये नाउन है, सही है, क्योंकि पढ़ाने वाले को किस नाम से जानते हैं? टीचर के नाम से जानते हैं, तो वो नाम से जानते हैं तो नाउन हो गया। लेकिन ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जी नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एम वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है? यहाँ पर ये कोई मेन, ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, साथ में ये क्या है? वास्तव में लिंकिंग वर्ब है। क्या वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ऐसी क्रिया जो कर्ता को दूसरे शब्द से या दूसरे नाउन से जोड़ने का कार्य करती है, लिंक करने का कार्य करती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एम का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में आगे पढ़ोगे आप, हूँ के अर्थ में। ठीक है ना? तो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम करे, क्योंकि टीचर को किसी जोड़ आई से, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो आई आ टीचर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। ठीक है ना? अब ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, इसके कारण सुनिए आप। देखो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर की गई क्रिया का प्रभाव पड़े। ऐसे शब्द जिन पर की गई क्रिया का, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया, आई एट आ मैंगो, मैंने एक आम खाया, तो मैंने कौन सी क्रिया करी? खाने की। उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैंगो पर, यानी कि आम पर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की एक परिभाषा ये भी है, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आई के द्वारा कोई ऐसी क्रिया नहीं हो रही, कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा जिसका प्रभाव टीचर पे पड़े। वो सिर्फ अपना सिंपली इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर ये जो शिक्षक है, इसका आई के द्वारा ऐसी कोई क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस शब्द पर, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। तो जब आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इसको कॉम्प्लीमेंट कहोगे, इसको पूरक कहोगे। क्यों? क्योंकि ये आई के अर्थ को पूरा कर रहा है। और इसको जोड़ने वाली जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? अक्सर इज, आर, एम, वॉज, वर, ये अक्सर इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इनको लिंक वर्ब भी कहा जाता है। और ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो रही है यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि यही वर्ब है जो कुछ है वो, यही तो हेल्पिंग वर्ब, यही मेन वर्ब है। तो जब एजारम बाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में एक तरह से किया जा रहा हो तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करती है। और वैसे इनको बी की वर्ब कहा जाता है। क्योंकि ये बी की वर्ब क्यों कहलाती है? क्योंकि ये होने का अर्थ देती है। किसका अर्थ देती है? होने का अर्थ देती है।
जो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के नाउन का प्रयोग वाक्य में कर्ता के स्थान पर होता है, जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कर्म के स्थान पर होता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वाक्य के कर्ता के अर्थ को पूरा करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कर्म के अर्थ को पूरा करे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे? देखिए, आई एम अ टीचर, यहाँ पर आप देखिए आई जो करता है इसके अर्थ को पूरा कर रहा है ए टीचर, तो यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। इसी तरह से मैं एक सेंटेंस और देता हूँ, वहाँ पर आप देखिए, आई मेड राम सरपंच, मैंने राम को क्या बनाया? सरपंच बनाया। तो यहाँ पर सरपंच कौन है? राम है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि ये मेन वर्ब है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के साथ में ये शब्द आए हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में ये शब्द कहे गए हैं, इसलिए कौन सा वाला शब्द कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर मैंने कह दिया मैंने राम को क्या बनाया, तो आप कहोगे सरपंच, तो यहाँ पर अर्थ को पूरा कर रहा है राम के कोई सरपंच शब्द, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जो अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, याद रखिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो होता है जो कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जो शब्द पे पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए। तो ऐसी छोटी छोटी बेसिक जानकारी आप ध्यान रखिए। अभी तक आपने अगर कोई कंसेप्ट गलत पढ़ रखे हुए हैं तो आप उसको मेरे साथ करेक्ट करते चलिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे समझाई जाएगी। तो उम्मीद है इस छोटे से कंसेप्ट में आपको बहुत अच्छी चीज़ नॉलेज मिली होगी। और साथ ही अगर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ में ये पहला लेक्चर हमारा जो है नाउन के रूप में, अभी हमको इसके टाइप पढ़ना बाकी है, अभी से इसके प्रकार पढ़ना बाकी है। अभी सिर्फ हमने इसका नाउन को इंट्रोडक्शन किया केवल। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके प्रकार पढ़ेंगे और बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना जो कुछ समझा सिखाया वो समझ में आ गया होगा। और इसका जो कुछ भी लिखने का वाला पार्ट है वो आपको पीडीएफ सेक्शन में नोट्स में ऐप पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।